नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन गोस्वामी। हम ISLM मॉडल की इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं एक्सटेंशन ऑफ ISLM मॉडल के बारे में। देखिए, अगर आप लोगों ने इससे पहले के जो वीडियोस है वो नहीं देखे हैं कि फिनेंशियल मार्केट कैसे इक्विलिब्रियम में आता है, ISLM मॉडल क्या होता है, ये दोनों वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं। आप पहले उन्हें देख लीजिए, तब आपको ये मॉडल बेहतर समझ में आएगा। देखिए, ISLM मॉडल एक बिल्डिंग ब्लॉक है ASAD मॉडल का, यानी कि जो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का जो मॉडल होता है उसे समझने के लिए ISLM मॉडल एक टूल है। तो बेसिकली मैं यही चाहूँगा आप लोग कि पहले ISLM मॉडल अपना क्लियर कर लें और उसके बाद ही एक्सटेंशन पे आएँ। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं इसमें। देखिए, जनरल इक्विलिब्रियम विथ वेज फ्लेक्सिबिलिटी, ISLM मॉडल में जो होता है वो एक पिक्चर की तरह, जैसे आप फोटो खींचते हैं ना, उसमें मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन जब इसका एक्सटेंशन जब किया जाता है तो इसमें वेज फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि जब एक फाइनेंशियल पॉलिसी जब चेंज होती है, फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी जब चेंज होती है, तो उसका ओवरऑल इफेक्ट कैसे पड़ता है, इस चीज़ को देखा जाता है। तो ये एक वीडियो की तरह होता है, ठीक है, जब क्योंकि वो हमारा 2 डायमेंशन ग्राफ में बनता है और ये जो है हमारा इसमें ये 3 डायमेंशन ग्राफ पे बनता है। देखिए, ये जो एक्सटेंशन ऑफ ISLM मॉडल है, इसमें वेजेस यानी कि जो भत्ते होते हैं और इसके साथ साथ ही बेरोज़गारी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्राइटेरिया होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, ये इन दोनों चीज़ों को अकाउंट में लेता है और उसके बाद ये मॉडल इक्विलिब्रियम या साम्य की स्थिति में पहुंचता है। और कैसे पहुंचता है ये हम जानेंगे, लेकिन ये बता देता हूँ कि जो एक्सटेंशन है वो प्राइमरली किन चीज़ों पे फोकस करता है। ये इस चीज़ों पे फोकस करता है कि जब भी जो फिस्कल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, जिसे कहते हैं कि अगर विस्तार या संकुचन होता है अर्थव्यवस्था में, तो कोई मॉडल कैसे बर्ताव करता है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, दूसरा है ब्याज दरों पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे प्रभाव पड़ता है। नेट इफेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी पे क्या पड़ता है। ठीक है, बेरोजगारी कितनी कम होती है पहले और एंड में, जब वो साम्य की स्थिति में आता है तब क्या इफेक्ट होता है। सिमिलरली वेजेस पे भी वही इफेक्ट पड़ता है कि वेजेस किस लेवल पे वेजेस जो है वो डिटरमाइन होंगी। अब देखिए, ये मैंने एक उदाहरण के रूप में लिया है कि जब फिस्कल एक्सपेंशन होता है इकोनॉमी में, यानी कि जब विस्तार होता है किसी अर्थव्यवस्था में, यानी समझ लीजिए गवर्नमेंट ने अपने खर्चों को बढ़ा दिया है या टैक्सेस कम कर दिए हैं, तो उसका ओवरऑल अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे प्रभाव पड़ता है। जल्दी से जान लेते हैं। IS रिलेशनशिप क्या होता है। वाई यानी कि होता है आउट इनकम या आउटपुट, ये निर्भर करता है उपभोग यानी कि ये सी पे, और सी और वाई होता है इनकम माइनस टैक्सेस, तो टैक्सेस का इस पे सीधा सीधा इम्पैक्ट है। और ये निर्भर करता है विनियोग पे, जो निर्भर करता है आय पे और ब्याज दरों पे। ठीक है, और साथ ही साथ ये है जी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार जो खर्च करती है अपनी आय से जो अधिक खर्च करती है, यानी बजट का जो घाटा होता है वो जी है। LM रिलेशनशिप का मतलब होता है M से होता है मुद्रा की पूर्ति, मनी सप्लाई, और ये P जो है ये मूल्य स्तर या प्राइस लेवल है। Y जो है ये इनकम है देश की, और ये निर्भर करता है ब्याज दरों पे, यानी कि मुद्रा की जो मांग है वो निर्भर करती है मूल्य स्तर पर और ब्याज दरों पर और आय पर। ठीक है, अब देखते हैं अर्थव्यवस्था में क्या होता है। ये IS 0 है, ठीक, और ये LM 0 है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो इस समय इसमें साम्य की स्थिति में है, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है R0। ठीक, ये आउटपुट है, ठीक है, हमारा उत्पादन Z0 पर है अभी। ठीक, और N0 ये है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि N0 लोग को रोजगार मिला हुआ है। ठीक है, और जो वेजेस है यानी कि जो वेतन मिल रहा है लोगों को, वो W0 वेजेस है। ठीक है,
अब उसके बाद क्या होता है कि जब सरकार अनाउंस करती है कि भाई हम फिस्कल एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है, हम अपना हम या तो एक्सपेंशन कैसे हो सकता है कि या तो आप टैक्सेस को कम कर दें, ठीक है, हाँ आप टैक्सेस को कम कर दें, या फिर आप अपना जो खर्च है उसको बढ़ा दें, इसको फिस्कल एक्सपेंशन कहा जाता है, ठीक है। तो अब सरकार यहाँ पर तय करती है कि भाई हमें इस साल बजट का घाटा बढ़ाना है या हम टैक्सेस कम करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसका सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा? सबसे पहला इफेक्ट जो होगा वो ये होगा कि अब देखिए सरकार ने तो अपने टैक्सेस कम कर दिए, इसका सीधा सीधा जो उत्पादन करता है वो ये तो नहीं करेंगे कि हम और उत्पादन करना चालू कर दें, ठीक है। सबसे पहला चीज क्या होगा, इससे जैसे ही जो वस्तुएं हैं उनका जो मांग बढ़ेगी, ठीक है, मांग बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जो वेजेस हैं, ठीक, वो जब देखिए वस्तुओं की मांग बढ़ गई, ठीक है, और लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ा है, ठीक, तो क्या होगा, वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी। जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी तो क्या होगा कि हम कि जो आमदनी होगी उससे हर लेबर का जो वेजेस है वो वेजेस इफेक्ट करेगा, यानी उनके आउटपुट की जो उसकी कीमत है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जो वेज रेट है वो ज़्यादा वेज डिमांड करने लगेंगे। जब वो ज़्यादा वेज डिमांड करने लगेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि जो है हमारा आईएस जो कर्व है वो भी सरक जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा देखिए आईएस रिलेशनशिप किस पे निर्भर करता है, जी और टी दोनों पे। तो फिस्कल एक्सपेंशन हुआ है तो इसका सीधा सीधा ये होगा कि आईएस जो कर्व है वो इस ओर सरक जाएगा। इसके बाद अगला चीज क्या होगा, जब आईएस कर्व आगे की ओर सरक जाएगा तो हम एक नए इक्विलिब्रियम में पहुंचेंगे जहां पर इंटरेस्ट रेट इस पॉइंट पे होगा, ठीक है, आउटपुट हमारा Z होगा, ठीक, एम्प्लॉयमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा उससे, और इसके साथ साथ हमारी वेज रेट भी बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो सरकार ने जब भी फिस्कल एक्सपेंशन की सोची है तो उसका रिजल्ट आपने देखा कि आउटपुट Z0 से बढ़कर Z डैश पे, हाँ, तो हमारा आउटपुट जो है वो यहाँ पर Z डैश पे पहुंच जाएगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रोजगार बढ़ जाएगा, ठीक है, और वेजेस भी बढ़ जाएंगे प्राइमरली, ठीक है। देखिए जो हम नॉर्मल आईएसएलएम मॉडल यूज करते हैं उसमें यहीं पर स्टेबिलिटी आ जाती है कि यहाँ पर से जो आईएस है वो सड़क के आगे की ओर चल जाता है और इससे आउटपुट बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होगा एक्सटेंशन ऑफ आईएसएलएम मॉडल में कि चूंकि अब आउटपुट बढ़ गया है और आउटपुट का रिलेशनशिप किससे होता है, ठीक है, आउटपुट बढ़ गया है और साथ ही साथ इसके बाद महंगाई भी बढ़ जाएगी। क्यों महंगाई बढ़ जाएगी? क्योंकि वेज रेट बढ़ गया है, ठीक है। अब जब ये वेज रेट बढ़ गया है इसकी वजह से महंगाई बढ़ गई तो हम एलएम रिलेशनशिप में देखेंगे ये नीचे वाला जो है ये मूल्य स्तर, जब ये मूल्य स्तर बढ़ जाएगा, ठीक है, जब जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है ओवरऑल कम हो जाएगी। तो हमारा जो एलएम कर्व है वो एलएम कर्व यहां से आगे की ओर एलएम कर्व आगे की ओर सरक जाएगा, ठीक है। जब एलएम कर्व आगे की ओर सरक गया, नया आईएस कर्व है और इस आई का इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे हो रहा है, तो इस पॉइंट पे हमारा नया जो है फाइनल वहां पर जाकर हमारी अर्थव्यवस्था रुकेगी और हम Z1 आउटपुट पे इक्विलिब्रियम में आएंगे। हमारा जो रोजगार है वो N1 लेवल पे रहेगा, ठीक है, और हमारी जो वेज रेट है वो W1 पे रहेगी, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ आईएसएलएम मॉडल में यही चीज होता है कि चीजें एक बार स्थिर नहीं हो जाती, एक ही बार नहीं सरकती, उसके अलावा वो एक सीरीज में इफेक्ट होता है, यानी पहले ज्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है, हमारा जो आउटपुट है वो Z0 से बढ़कर Z डैश हो गया था, लेकिन उसके बाद इसके नेगेटिव प्रभाव भी होते हैं कि महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है, और इसकी वजह से फिर ये हमारा आउटपुट थोड़ा सा ये कम होके इस तरफ आ जाएगा और Z1 पे आके सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा एक्सटेंशन ऑफ आईएसएलएम मॉडल, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमारा काम है
कि सभी मार्केट्स को एक साथ डालना, जिसे कहा जाता है ASAD मॉडल। ठीक है, इसके बारे में जल्दी से जान लेते हैं। अब देखिए एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, यानी कि कुल पूर्ति किन चीज़ों पर निर्भर करती है। इसका जो इक्वेशन है वो समीकरण है वो ये है W इक्वल टू PE फंक्शन ऑफ UZ। इसका अगर आप शब्दों में से कहना चाहेंगे तो ये होता है कि नॉमिनल वेज, नाम मात्र वेज जो है वो निर्भर करती है एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल पे। देखिए अर्थशास्त्र में एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। भले चीज़ें हो ना हो, अगर आपने एक्सपेक्ट किया तो वो कहाँ से कहाँ हो जाती है। जैसे कोरोना वायरस का इम्पैक्ट था, हमारा जो निफ्टी था वो 11,500 पॉइंट्स पे चल रहा था और गिरते गिरते वो 7,600 पॉइंट तक आ गया था। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन, हालांकि जब समझ में आया कि इतना नुकसान नहीं होने वाला है तो रिकवर होकर 9,500 के आसपास अभी चल रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, तो जो हमारा वेज है वो निर्भर करता है एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल पे कि कितनी महंगाई होगी। ठीक, और निर्भर करता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे। ठीक है, देखिए अगर बेरोजगारी ज्यादा होगी तो बहुत वेज जो है वो कम वेज में लोग काम करना चालू कर देंगे, लेकिन अगर बेरोजगारी कम होगी तो हम ज्यादा वेज मांगते हैं। ठीक है, और ये एक Z है, ये एक वेरिएबल है। Z वेरिएबल होता है वो सारे फैक्टर्स को जो वेज डिटर्मिनेशन को डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि बेरोजगारी भत्ता हो गया या कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया। देखिए बेरोजगारी भत्ता क्या होता है, जो डेवलप्ड देश है वहां पर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी भत्ता मिलता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या अमेरिका में हैं तो आपको इतना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा जितना भारत में तनख्वाह नहीं मिलती है। और ये कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है कि जो लेबर यूनियन होती है उनमें कितनी ताकत है वेज को निर्भर करने की। ठीक है, आपके लिए जो टेक होम है वो यही है कि जो वेजेस है वो निर्भर करती है एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल पे कितना मूल्य स्तर होगा, और ये फंक्शन होता है बेरोजगारी का, और Z जो कैच ऑल वेरिएबल होता है, बहुत सारी चीज़ों को ये अपने आप में कैच कर लेता है। ठीक है, अब इसके बाद ये है कि जो प्राइस लेवल है यानी मूल्य स्तर है वो निर्भर करता है 1 प्लस MW। ठीक है, ये M जो होता है इसका मतलब होता है मार्कअप। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए मैंने किसी पेन का उत्पादन किया 100 रुपए का। ठीक है, तो मैं उसको 100 रुपए में नहीं बेचूंगा। ठीक, मैं उसको 110 रुपए में बेचूंगा या 120 रुपए में बेचूंगा, तो मैं कितना उसके मूल्य से ज्यादा कीमत पे बेचता हूं उसे मार्कअप कहा जाता है। ठीक है, आप बोलेंगे प्रॉफिट। इकोनॉमिक्स में जब मैंने कहा कि 100 रुपए में मेरा कॉस्टिंग है तो उसमें इकोनॉमिक प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसके ऊपर जो मैं बेचता हूं वो मार्कअप कहलाता है। ठीक है, तो मूल्य स्तर निर्भर करता है 1 प्लस मार्कअप, और ये निर्भर करेगा वेजेस पे कि वेज कितना बढ़ रहा है, इस हिसाब से मूल्य स्तर डिटरमाइन होता है। ठीक है, इसी को मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, तो अंत में आप इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और नहीं भी समझ में आएगा तो आप इग्नोर कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो मूल्य स्तर है वो निर्भर करता है एक्सपेक्टेड अनुमानित मूल्य स्तर पे 1 प्लस मार्कअप। ठीक है, मार्कअप का मतलब मैंने अभी आपको बताया है, नहीं अगर आपको नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देख लीजिए। और ये फंक्शन होता है 1 माइनस जो नेशनल इनकम है, अभी आपकी जो आय है या आउटपुट है, आउटपुट अपॉन जो लेबर होता है, और Z जो कैच ऑल वेरिएबल है। ठीक है, ये एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन है। अब देखिए ये एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, अभी इसके बारे में हमने चर्चा करी। ठीक है, तो अब जो देखिए क्या होता है कि जब एक्सपेक्टेड अनुमानित जो मूल्य स्तर होता है वो बढ़ता है। ठीक है, मतलब अगर अनुमानित मूल्य स्तर जो है वो गिवन है, वो कांस्टेंट है, और अगर आउटपुट बढ़ता है तो इससे ओवरऑल जो मूल्य स्तर बढ़ जाता है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आउटपुट बढ़ा तो आउटपुट बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, आपका जो है रोजगार भी बढ़ेगा। जब रोजगार बढ़ेगा तो बेरोजगारी कम होगी और बेरोजगारी दर भी कम होगी। जब बेरोजगारी दर कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जो वेजेस हैं वो वेजेस बढ़ जाएंगी। ठीक है, जब वेजेस बढ़ जाएंगी तो इससे क्या होगा, मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाएगा और इससे ओवरऑल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व इस चीज को दर्शाता है। देखिए जैसे अगर आउटपुट बढ़ेगा तो यहाँ पर यहाँ जैसे मान लीजिए आउटपुट अगर यहाँ पहुँच गया तो यहाँ पर आके इक्विलिब्रियम, और ओवरऑल जो प्राइस लेवल है, महंगाई दर है, वो महंगाई दर भी बढ़ जाएगी। ठीक है,
अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए रोजगार स्तर जो है, ठीक है, बेरोजगारी का जो स्तर है, एम्प्लॉयमेंट है स्तर है, वो यहाँ पर अगर कॉमन है, ठीक है, वो स्टेबल है। लेकिन क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमें अनुमान हो जाता है कि महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है, अगर हम हमारा अंदाजा भी है कि महंगाई, अगर एक्सपेक्टेशन है कि महंगाई बढ़ेगी, तो इससे ओवरऑल महंगाई भी बढ़ जाती है। देखिए इसमें आप देखिए कि यहाँ पर ए पॉइंट में हम पहले स्टेबल में है, ठीक है, स्टेबिलिटी में है। अब इसके बाद क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऊपर की ओर सरक जाएगा। देखिए प्राइस लेवल है वो निर्भर करता है एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल पे, तो ये जो हमारा एएस है ये बढ़कर एएस डैश हो जाएगा, और जो हमारा नए इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ए डैश हो जाएगा, ठीक है। तो टेक होम आपका यही है कि जब आउटपुट बढ़ता है तो उसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है। और दूसरा टेक होम आपका ये है कि अगर एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल अगर बढ़ा है तो उसका रिजल्ट यही होता है कि वास्तविक लेवल पे भी जो प्राइसेस हैं, जो मूल्य स्तर है, वो बढ़ जाता है। अब बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। देखिए ये हमारा फंक्शन है जो पिछले 3-4 वीडियो से चला आ रहा है। इसका मतलब है कि इनकम है वो निर्भर करती है कंजम्पशन पे, इनकम पे, टैक्स पर, और इन्वेस्टमेंट पे, ये इनकम है, इंटरेस्ट रेट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। एल एम कर्व का जो इक्वेशन है वो एम पी इक्वल टू डॉलर वाई एल आई, इसके बारे में अभी हमने बात किया। इसका अगर निष्कर्ष निकालेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो जो आउटपुट है, उत्पादन है, वो कम हो जाता है, ठीक है, और जब उत्पादन बढ़ता है तो ब्याज दरें कम हो जाती है। ये एल एम फंक्शन, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या हम देखेंगे यहाँ पर कि, ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रभाव क्या पड़ेगा हमारा जब प्राइस लेवल या मूल्य स्तर P से बढ़कर P डैश हो जाएगा। तो इसमें आप देखिए मूल्य स्तर यहाँ P है, अब ये मूल्य स्तर बढ़कर जब P डैश हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर ये P डैश हो गया है, ठीक है। P डैश बढ़ने की वजह से क्या होगा, देखिए जो LM कर्व है ये इस ओर सरक जाएगा, क्योंकि देखिए इस फंक्शन में आप देखिए ये है मूल्य स्तर, ठीक है। जब ये डिनोमिनेटर जो है जब ये आपका बढ़ेगा तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और इसका मतलब LM कर्व जो है वो सिकुड़ जाएगा, संकुचित हो जाएगा। अब LM कर्व जब इस ओर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इस तरफ लेफ्ट चल देगा, तो उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि ए डैश पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर जो है ब्याज दर बढ़ गई है, और यहाँ पर जो आउटपुट है, जो उत्पादन है, वो उत्पादन कम हो गया है। एडी जो कर्व है ये इन्हीं चीज़ों को समराइज करता है, ठीक है, कि जब प्राइस लेवल ज़्यादा होगी तो आउटपुट कम होगा, और जब प्राइस लेवल कम होगी तो आउटपुट जो है वो ज़्यादा होगा। इसी रिलेशनशिप को एग्रीगेट डिमांड रिलेशनशिप कहा जाता है। कुल मांग का जो समीकरण है वो यही है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड कर्व कब शिफ्ट होता है, ठीक। देखिए कोई भी अगर वेरिएबल होगा जिससे प्राइस लेवल यानी मूल्य स्तर को छोड़कर जो आईएस और एलएम कर्व को सरका सकता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर मुद्रा की पूर्ति, मनी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होती है, या सरकारी व्यय है वो बढ़ता या घटता है, तो इससे क्या होगा, ये पूरे का पूरा जो आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व है यही एग्रीगेट डिमांड कर्व सरक जाएगा, ठीक है। अभी हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि ये एक एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है ये देखिए ये निर्भर करता है इनकम पे, और ये है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अगर मुद्रा का ये अगर बढ़ता है मनी सप्लाई तो एग्रीगेट डिमांड पॉजिटिव होगा। गवर्नमेंट अगर ज़्यादा खर्चा करती है तो भी ये बढ़ेगा एग्रीगेट डिमांड कर्व, और लेकिन अगर टैक्सेस बढ़ते हैं तो ये कम हो जाएगा। तो देखिए अब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही, सरकार ने अपना खर्चा जब बढ़ाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है ये आगे की ओर सरक जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर रिजर्व बैंक ने मुद्रा की पूर्ति कम कर दी तो ये एग्रीगेट डिमांड जो है ये इस ओर सरक जाएगा, ठीक है। फिर से बता देता हूँ आपको, ये हमारा पहले एग्रीगेट डिमांड था। अब अगर राजकोषीय घाटा जो है वो बढ़ाया जाता है या सरकार अपना व्यय बढ़ाती है तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो दाहिनी ओर सरक जाएगा, यानी बढ़ जाएगी मांग। और अगर जैसे अगर मुद्रा की पूर्ति कम करती है तो इस ओर सरक जाएगा, ठीक है। अब
इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, अब इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में कैसे आता है। ठीक है, जब ये एक एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ठीक है, एएस, ठीक, और ये एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल पीई के लिए दिया हुआ है और ये पी के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ये अपवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे मूल्य स्तर भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये एडी दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है गिवन वैल्यू एक्सोजीनियस फैक्टर्स हैं। एक्सोजीनियस फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप पूरे इस मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज को देखेंगे आपको समझ में आएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, अब एडी जो है ये वैल्यू एम जी टी की ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी कि जब ज़्यादा कीमतें होंगी तो आउटपुट कम हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं। ठीक है, एक इसलिए ये एक ऊपर की ओर मूवमेंट है, एक नीचे की ओर मूवमेंट कर रहा है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि y जो है इस आउटपुट लेवल पे, इस उत्पादन स्तर पर मूल्य स्तर जो है वो P है और हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट A पर निर्धारित हो रहा है। ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो y है ये हमारा नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट है। नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट का मतलब उत्पादन की प्राकृतिक दर है ना, यानी कि हम पूरे रिसोर्सेज को कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें कुछ रिसोर्सेज आइडल हो ही जाते हैं। तो वो चीज़ों को अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये वाई एन यानी कि इकोनॉमी इस समय बूम पे चल रही है। ठीक है, शॉर्ट रन में यानी जब कम समय में हम देखते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आउटपुट है वो अपने वास्तविक दर पे हो, ये हो सकता है उससे ज़्यादा हो। ठीक है, ये बूम की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो मतलब उसके कुछ भी उसके प्रभाव हो सकते हैं। हो सकता है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है ये ऊपर की ओर सरक जाए, ठीक है, और या फिर एग्रीगेट डिमांड है वो नीचे की ओर आ जाए। लेकिन ये सारे एडजस्टमेंट जो होते हैं ये मीडियम रन और लॉन्ग रन में होते हैं, उसके लिए हमें और डीप में जाना पड़ेगा, जो मैं आने वाले लेक्चर्स में पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग को बता दूँ। ठीक है, तो अब ये मैं कहना चाहूँगा कि यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, लेकिन ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ है इस पे आगे भी मैं कंटिन्यू करूँगा। उम्मीद है आपको कुछ सीखने मिला होगा। थैंक यू।